जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो में हिस्ट्री का क्लास 10 का प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा, वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, लेक्चर 3 में आज जो है हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये वीडियो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं आज का टॉपिक क्या है हिस्ट्री में। तो आज का टॉपिक है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, लिखे हुए हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर से हुई है। उदारवादी राष्ट्रवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है प्यारे बच्चों, किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के मूल शब्द कौन है? लीवर। कौन है? लीवर से हुई है। अब आगे लिखे हैं कि उदारवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? आज़ाद, स्वतंत्र। उदारवादी शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आज़ाद यानी स्वतंत्र होता है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है प्यारे बच्चों? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के मूल शब्द कौन है? लीवर। क्या है? लीवर। और उदारवादी शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है प्यारे बच्चों? आज़ाद होता है। अब क्वेश्चन लिखें कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखा है कि उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया था। तो ये तो इसका आंसर लिखा हुआ था। अब इसको समझते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी क्या है? उदारवादी किसे कहते हैं? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो आंसर आपको लिखना है कि उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे। उदारवादी जो थे प्यारे बच्चों, एक अलग विचारधारा के लोग थे। यानी कहने का मतलब कि उदारवादी एक क्या थे? क्रांतिकारी थे। क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। ये राजाओं के खिलाफ लड़ते थे, ये अन्याय को नहीं बर्दाश्त करते थे, ऐसे लोग थे उदारवादी। तो उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे, एक अलग मेंटालिटी के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। ये किस पर बल देते थे? ज़्यादा करके आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया था। यानी उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे गरीबों के हित में काम करते थे, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो इसी को क्या कहते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आगे लिखे हैं प्यारे बच्चों, उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत क्या है? तो हर क्रांतिकारी का क्या होता है? एक मूल सिद्धांत होता है, उसका एक अपना नैतिक कर्तव्य होता है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों? तो नंबर 1 में लिखें कि ये सामंती, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के लोग जो थे ये एक अलग विचारधारा के तो लोग थे ही, लेकिन ये जो है ना सामंती, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। यानी सामंती, पादरी और चर्च के लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता था। इसीलिए ये सामंती, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। कौन? उदारवादी राष्ट्रवाद के लोग। दूसरा में है कि समाज में आर्थिक समानता लाना चाहते थे। उदारवादी लोग जो है समाज में क्या लाना चाहते थे? आर्थिक समानता लाना चाहते थे। तीसरा में है कि निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया जाता था। जिसका निजी संपत्ति है उसका सुरक्षा पर बल दिया जाता था। कौन? उदारवादी राष्ट्रवाद था। तो ये था उदारवादी राष्ट्रवाद के 3 मूल सिद्धांत थे। अब आगे है प्यारे बच्चों, आर्थिक उदारवादी क्या होते हैं? आर्थिक उदारवादी प्यारे बच्चों उदारवादी राष्ट्रवाद से ही निकल कर आया है। तो आर्थिक उदारवादी का सिद्धांत क्या थे? तो नंबर 1 में लिखा है कि आर्थिक समानता पर बल दिया जाता था। आर्थिक उदारवादी के जो लोग थे वो क्या थे? आर्थिक समानता पर बल दिया जाता था। और दूसरा मुक्त व्यापार, यानी व्यापार को क्या कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए, नहीं कि राजा को टैक्स दो जाके, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये भी आर्थिक उदारवादी जो है उदारवादी राष्ट्रवाद के ही मूल सिद्धांत से ही निकला गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया और क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे प्यारे बच्चों इसके आगे और भी पॉइंट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जोल्वेरिन का गठन क्यों हुआ, या जोल्वेराइन क्या है? इस तरह का क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार सेकंड सिटी में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो ये प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि जोल्वेरिन या जोल्वेराइन दोनों एक ही शब्द है, हर एक चीज़ का डबल नेम होता है। उसी तरह जोल्वेरिन का गठन क्यों हुआ या जोल्वेराइन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन जो है 2025 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो समझते हैं इसका आंसर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चे, इस आंसर को समझते हैं। तो आंसर लिखा है कि जोल्वेराइन या जोल्वेरिन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 ईस्वी में परसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया था। एक कर दिया था, यहाँ पर कर दिया था, एक कर दिया था प्यारे बच्चों। तो अब इस आंसर को समझते हैं प्यारे बच्चों। जोल्वेराइन या जोल्वेरिन एक व्यापारिक संस्था थी। जोल्वेराइन और जोल्वेरिन क्या थी प्यारे बच्चों, एक व्यापारिक संस्था थी, यानी बिजनेस करने वाले जो लोग थे उनके लिए ये संस्था बनी थी, जिसका गठन 1834 ईस्वी में परसा ने किया था। तो जोल्वेराइन या जोल्वेरिन संस्था की जो गठन हुआ था कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1834 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जोल्वेराइन या जोल्वेरिन संस्था की व्यापारिक संस्था की गठन कब किया गया था, तो 1834 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, परसा ने किया था। परसा जर्मनी का पहला नाम था, अभी जर्मनी नाम है ना, पहले इसका क्या नाम था, परसा था, इसलिए परसा और जर्मनी दोनों एक ही नाम है। तो परसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य यानी परसा ने यानी जर्मनी या परसा ने जोल्वेराइन या जोल्वेरिन संस्था का जो गठन किया था क्यों किया गया था, तो इसका मुख्य कार्य था व्यापारियों के हितों का रक्षा करना। व्यापारियों के हितों का रक्षा करने के लिए इस संस्था का जोल्वेरिन संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया था। पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, एक कर दिया था, इसीलिए जोल्वेरिन का गठन किया गया था। अब समझते हैं अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। तो रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना का ये जो है प्यारे बच्चों वाटरलू युद्ध से है। रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना का स्थापना का जो गठन हुआ था किस युद्ध से हुआ था, वाटरलू युद्ध से हुआ था। तो वाटरलू युद्ध क्या है प्यारे बच्चों, तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे बच्चों, 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। नेपोलियन जो है बहुत सारे युद्ध लड़ा था बड़े बड़े राजाओं के साथ, लेकिन सारे राजाओं को क्या किया था, वो परास्त कर दिया था। लेकिन ये वाटरलू का युद्ध ऐसा युद्ध था जो कि सभी राजाओं एक होकर नेपोलियन के खिलाफ ये युद्ध हुआ था। तो नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था प्यारे बच्चों। तो इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था एक तरफ, क्योंकि नेपोलियन कहाँ का राजा थे, फ्रांस के राजा थे। तो एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, परसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। तो रूस, ब्रिटेन, परसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना एक थी और फ्रांस की सेना एक थी। तो फ्रांस का राजा कौन थे उस समय, नेपोलियन बोनापार्ट थे। तो नेपोलियन के खिलाफ रूस, ब्रिटेन, परसा और ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी ने मिलकर जो है फ्रांस के साइड से फ्रांस के खिलाफ जो है वाटरलू युद्ध आरंभ कर दिया था। तो इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था, बड़ी हार हुई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कई देश एक तरफ थे और अकेला फ्रांस थे। तो बताइए हारना तो निश्चित है। तो इनका नेपोलियन का आत्मसमर्पण यानी नेपोलियन का हार हो गया था तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। नेपोलियन का जब हार हो गया था तो इसको क्या किया जाए भाई, तो सारे रूस, ब्रिटेन, परसा, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी मिलकर जो है इस सभी का राजा एक होकर ये नेपोलियन बोनापार्ट को कैदी कर लिया और उसके बाद इनको सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था प्यारे बच्चों। टापू पर भेज दिया गया था जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई थी।
तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1815 ईस्वी में हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू युद्ध का ये अंतिम युद्ध था, जिसके कारण से इसका अंतिम युद्ध था और इसी युद्ध के कारण से इनका बड़ी पराजय हुई थी। तो प्यारे बच्चों, जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई थी तो इसको कहाँ, किस टापू में कैदी के रूप में भेजा गया? तो सेंट हेलेना पर भेज दिया था, टापू पर। उसके बाद 52 वर्षों में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो 1821 ईस्वी में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, वाटरलू युद्ध से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे बच्चों? 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन क्या आ सकता है क्या, कि नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। वाटरलू युद्ध जो था प्यारे बच्चों, नेपोलियन का क्या था? एक अंतिम युद्ध था। तो नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन था? तो वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध जो प्यारे बच्चों, नेपोलियन का क्या था? एक अंतिम युद्ध था। उसके बाद इस युद्ध में फ्रांस एक तरफ था और रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की सेना एक तरफ थी। तो फ्रांस का राजा इस समय वाटरलू के युद्ध में फ्रांस का राजा कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, नेपोलियन थे। और नेपोलियन का जब बड़ी हार हो गई थी तो ये सभी रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की सेना, इनकी जो राजा हुआ करते थे, ये सभी मिलकर जो है नेपोलियन बोनापार्ट को किस टापू पर भेज दिया गया था? तो सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ी हार होने के बाद किस टापू पर भेजा गया था? तो सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। और नेपोलियन बोनापार्ट की 52 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कब मृत्यु हुई थी? 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में, क्योंकि 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा था और वाटरलू के युद्ध में ही इनकी बड़ी हार हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।